इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप आज इसका लास्ट भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका करिए किसी भी तरह का बुक से आप बना लीजिए, फिर लास्ट में बताएंगे कि कौन सा बुक करना है। जो एनडीए का कैंडिडेट है या नेवी एयरफोर्स, तो लास्ट में हम बुक भी बता देंगे कौन सा करना है। चलिए ठीक है। अब देखिए ये तो करवा ही चुके हैं। इसमें हम लोग कहाँ तक गए थे बताइए, सबको याद है कहाँ तक करवाए थे? चलिए सेंट्रोइड हम लोग करवा दिए थे कि मीडियन से इंटरसेक्ट से बनता है, और फिर इसमें हम करवाए थे इन सेंटर वाला, वो भी हो चुका था। मध्यिका वाला हो गया, ये हम लोग हो चुका था, और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये तो हम आंसर करवा दिए। अब समझिएगा सरकम सेंटर क्या होता है। मेन चीज़ कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है, ठीक है। सेंट्रोइड तक हो गया था, अब चीज़ फिर से समझ लीजिएगा। 1 मिनट हम इसको फिर से कर देते हैं। जैसे बताए थे कि सेंट्रोइड कब बनता है, ये बताइए कि सेंट्रोइड कब बनता है। तो आप कहिए कि सेंट्रोइड यदि कोई ट्रायंगल दिया है तो उसके मीडियन के द्वारा, यानी ये मीडियन इसका, ये मीडियन इसका, और ये मीडियन के द्वारा जहाँ पे कट करता है उस सेंट्रोइड होता है, ठीक है। फिर बताए थे इन सेंटर कब होता है, तो इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर। इसका एंगल आधा कर दीजिए, इसका एंगल आधा करिए, तो जहाँ पे कट करता है वो इन सेंटर होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ करवा दिए थे। अब मेन समझना कि सरकम सेंटर बनता कैसे है, तो इस बात को समझिए, ठीक है। अब देखिए सरकम सेंटर बनता कैसे है, इसको समझना है। तो सरकम सेंटर कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल आप ले लीजिए, तो जैसे ये हम ट्रायंगल ले लिए, और ट्रायंगल का कहता है कि लंब समद्विभाजक करिए। लंब समद्विभाजक मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आधा हुआ इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि इसको 2 बराबर भाग में भी डिवाइड करना है और फिर परपेंडिकुलर भी होना है। लंब समद्विभाजक बोलते हैं। साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, मतलब 90 डिग्री, जैसे इस साइड है दोनों को बराबर, फिर ये साइड रहेगा मान लिया जाए, तो इसको परपेंडिकुलर, ये दोनों बराबर, अब ये दो मिलेगा, फिर इसका परपेंडिकुलर करेंगे, तो ये यानी ये दोनों एक दूसरे को कट किया, तो उसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज में उसके साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद जो तीनों पॉइंट्स एक जगह मिलता है तो वो क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा कि सरकम सेंटर कहलाता है, ठीक है। सरकम सेंटर कहलाता है। अब यहाँ से एक ध्यान दीजिएगा, बारीकी से ध्यान देना है। अब देखिए ये हो गया इस सरकम सेंटर, तो ये दोनों के बीच की दूरी और यहाँ से ये दोनों के बीच की दूरी और ये डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब इसको ये हो गया आपका सरकम सेंटर को एस से डिनोट किए, तो ये ए होगा, ये बी होगा और सी। कहने का मतलब ए एस का वैल्यू बराबर होगा एस बी का वैल्यू और एस सी का वैल्यू, क्योंकि ये रेडियस बना देता है, कैपिटल आर बनाता है, और ये रेडियस है, यदि इसको घुमाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा, तो ये सरकम रेडियस कहलाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि बताइए सरकम सेंटर कब बनता है, तो आप कहिएगा कि सर साइड के परपेंडिकुलर करने के बाद, यानी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी साइड दे दिया उसका परपेंडिकुलर और 2 बराबर भाग में, तो एक दूसरे को जहाँ कट करती है वह पॉइंट सरकम सेंटर कहलाता है। अब रही बात सरकम सेंटर का, हम लोग इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे समझना कि अब देखिए एक पॉइंट दे देगा x1/1, x2/2 और x3/3। अब इसका हमको सरकम सेंटर ये है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको पता है ओ दे दिया है, तो ठीक है, ओ इसमें दे चुका है, तो ओ है, तो यहाँ से आप कहिएगा कि ओ ए का जो लेंथ होगा, जितना ओ ए होगा उतना ही ओ बी होगा और उतना ही ओ सी होगा। क्लियर। अब ये दोनों के इक्वेशन लेके चलिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, मतलब ओ ए बराबर ओ बी लेके चलिए, और फिर ओ बी बराबर ओ सी लेके चलिए, तो ये दोनों को लेके चलिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा, और फिर सॉल्व करिएगा तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लेकिन ये लंबा तरीका है, शॉर्ट में भी बताएंगे कि कैसे आपको सरकम सेंटर निकालना है।
तो पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट में। तो ये बात समझ में आया कि नहीं? क्या सरकम सेंटर के बारे में आप समझ में आया कि नहीं? यदि आया तो सब लोग यस करेगा, सब लोग यस करेगा, क्योंकि सरकम सेंटर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, सेंट्रोइड मीडियन के कटने से बनता है, और इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है। चलिए ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते, इसमें बहुत चीज बताएंगे, इसमें क्या क्या पॉसिबल है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने OA और OB OC के बराबर लेके चलते हैं। एक बार OA OB के लेके चलिएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से ये आ जाएगा, मतलब x माइनस x1 है ना, डिस्टेंस फार्मूला से x है तो लिखिएगा x माइनस x1 का स्क्वायर, फिर होगा y माइनस y1 का स्क्वायर, वही डिस्टेंस होगा x माइनस x2 का स्क्वायर, y माइनस y2 का स्क्वायर, वही डिस्टेंस होगा x माइनस x3 का स्क्वायर, y माइनस y3 का स्क्वायर। तो वही करके आप दो इक्वेशन लिख लीजिएगा, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। ये आपका ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये है, एक ये है। तो इसको आप सोल्व करिएगा तो एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको सोल्व करिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, और इसको सोल्व करने के बाद x और y का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन देखिए, ये नेवी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन NDA में सवाल पूछता है, और नेवी में जब भी पूछेगा तो कौन सवाल पूछेगा तो हम बताते हैं। तो एक हम सवाल लेते हैं, एक हम बताएंगे तुमको शॉर्ट, यदि लॉन्ग से, एक शॉर्ट से, मतलब वही सवाल को। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सवाल इस तरह से रहेगा कि कहेगा समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मध्य बिंदु पर बनता है। अब इस बात को ध्यान में रखिए, कहता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो कहता है इसका जो सरकम सेंटर होगा, मतलब कोई समकोण त्रिभुज है जिसका जो सरकम सेंटर होगा ना, वो होगा कर्ण के मिड बिंदु पर, मतलब A, B और C, तो इसके मध्य बिंदु पर होगा, यानी कि इसके मध्य बिंदु जितना ई होगा उतना ही नहीं। ई कहने का मतलब है। तो एक सवाल के जरिए इसको चेक करते हैं क्या ये बात सही कि गलत। कहेगा कोई राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि 0 0 है, आपसे ये दे देगा 3 4, 3 नहीं, जैसे ये दे देगा आपको कि 0 और 3 है, और ये दे देगा 4 और 0 है, तो कहेगा कि सरकम सेंटर बताइए। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसका जो सरकम सेंटर होगा वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। तो मध्य बिंदु 0 + 4 तो 2, और ये 0 + 3 तो 3/2, यानी ये सरकम सेंटर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन इसको वेरीफाई करते हैं, डिफरेंस बताएंगे। सरकम सेंटर, इन सेंटर, देखिए इन सेंटर में अंदर में वृत्त बनता है, और सरकम सेंटर में बाहर में वृत्त बनता है। इसके रेडियस को छोटा r, इसके रेडियस को बड़ा r, और ये दोनों में रिलेशन भी बताए थे, कैपिटल R/2 बराबर r होता है समबाहु त्रिभुज में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम ये बता चुके हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है तो कैपिटल R को आधा करिएगा तो स्मॉल r आ जाता है। ये हम सवाल इंपॉर्टेंट भी है। तो इन सेंटर समझिए अंदर में सर्कल, और सरकम सेंटर बाहर में सर्कल। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से होता है, एंगल को आधा करने से होता है, और सरकम सेंटर साइड को आधा करने से परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अब देखिए ये बात समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है। चलिए एक सवाल के जरिए हम देखेंगे इसको। जैसे ये सवाल है आपका, जैसे कहेगा द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल 6 6 0 6 एंड 6 0 देन द फाइंड द सरकम सेंटर। ऐसा ही आपके एग्जाम में सवाल आएगा। अभी आप सोल्व मत करिए, पहले आप समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए सोल्व नहीं करिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा पहले समझने में। द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसका हमको सरकम सेंटर निकालना है। तो पहले आप कहिए क्या कि ये लिखिए, मतलब ये ट्रायंगल बना दीजिए, या नहीं तो ऐसे कर दीजिए कोऑर्डिनेट के जरिए। कहिए कि ये हो जाएगा। अब कहता है कि एक है 6 6 और 0 6, यदि 0 6 रहेगा तो ये 0,6 होगा, और ये 6 0 हो जाएगा, और एक 6 बाई 6 मतलब ये 6। अब कहता है ये पॉइंट इसको मिलाइए, तो यहां से एक ट्रायंगल बन जाता है।
तो अब इसका सरकम सेंटर निकालना है, नहीं तो आप ऐसे समझिए ना, सिंपल भाषा में आप समझिए कि ये 6 6 है और 0 6 है और ये 6 0 है, तो आपका सरकम सेंटर आपको निकालना है। तो सरकम सेंटर कहिए कि मान लेते वो इसका सरकम है, तो इसका डिस्टेंस, ये इससे डिस्टेंस, ये इससे डिस्टेंस, यानी कि ए बी और सी, इसको मान लीजिए कि इसका एक्स और वाई है। तो आप कहिए कि सर ओ ए का वैल्यू बराबर होगा ओ बी के, फिर कहिए कि ओ बी का वैल्यू ओ सी के बराबर होगा, फिर एक्स और वाई को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी समझ लिए, बेसिक से समझिए, फिर शॉर्ट में बताएंगे। तो देखिए ओ ए का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ओ से ए, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, फिर y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में होगा, फिर यही डिस्टेंस x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर। ये हम बेसिक बता रहे हैं, फिर शॉर्ट में बताएंगे। तो x माइनस 6 से x माइनस 6 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा y का स्क्वायर, यहाँ से आएगा y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 36 हो जाएगा b स्क्वायर, y से y कट जाएगा तो 12y बराबर 36, तो y का वैल्यू 3, यहाँ से आ गया कि y का वैल्यू आ गया 3, तो एक y हमको x और y आना चाहिए। तो इससे लेके चलते हैं, यदि आप ओ बी लीजिएगा तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, रूट है तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर और इधर y माइनस 6 का स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इससे भी x 3 आ गया, तो इसका सरकम सेंटर माने थे x, y, तो सरकम सेंटर 3,3 आएगा, तो इसका आंसर C हो गया। ठीक है, अब देखिए कि C तो हो गया, लेकिन बनेगा कैसे शॉर्ट में। अब C तो हो गया, लेकिन शॉर्ट में आप समझिएगा कैसे करना है। अब हम बताएं कि ऐसे ये बेसिक तरीका है, यदि ये आपको एनडीए में सवाल आता है, मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, तो सरकम सेंटर निकालने का यही तरीका है, आप ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी कर दीजिएगा। एक और तरीका समझिए, यहाँ से देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, यदि ये सवाल नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे कि सरकम सेंटर क्या है, तो एक लॉजिकल चलता है, ताकि कम समय में सवाल बनाने के लिए वो राइट एंगल ट्रायंगल का दे देगा तीनों पॉइंट्स। तो वहाँ से देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट्स हो गया कि नहीं, तो बताया था कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका सरकम सेंटर होगा वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, तो कर्ण के मध्य बिंदु 6 प्लस 0/2, तो 6/2 और 0 प्लस 6/2, तो इससे डायरेक्ट आंसर 3,3 आ जाएगा कि नहीं। कितना जल्दी बन जाता है ये, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं। यदि आपसे नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल दे दे, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब समकोण त्रिभुज है, तो उसका सरकम सेंटर क्या होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, तो कर्ण के मध्य बिंदु इसका मिड पॉइंट निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में सवाल पूछेगा तो पक्का इससे रहेगा। यदि एनडीए का सवाल है तो कोई से भी पूछ सकता है, कोई भी ट्रायंगल दे देगा, कहेगा कि बताइए इसका सरकम सेंटर क्या है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। क्लियर है तो सब लोग यस करेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जो नेवी एयरफोर्स का कैंडिडेट है इस बात को याद रखिए, काहे कि इस पर जल्दी बन जाएगा, काहे कि जब भी सवाल देगा तो आपको इसी तरह, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि ये आपका ये तरीका है यदि कोई भी ट्रायंगल हो तो। शॉर्ट मेथड हम ये बताएं ना कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है, देखिए ये सिर्फ समकोण त्रिभुज का था, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब भी रहे, अब पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सरकम सेंटर निकालना है, तो ये कर्ण हो जाएगा 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण के मध्य बिंदु निकालिए, तो मध्य बिंदु हो जाएगा x1 प्लस x2/2, तो 0 प्लस 6/2,
फिर y1 प्लस y2 बटा 2, तो 6 प्लस 0 बटा 2, तो 3,3 आंसर आ जाता है। यदि क्या होगा, यदि राइट एंगल ट्रायंगल का होगा तो उसका सरकम सेंटर कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, मतलब हाइपोटेनस के मध्य बिंदु पर होगा। आसान भाषा में बताएं। और यदि कोई एनडीए का एग्जाम दे रहा है तो आपको दोनों चीज़ आना चाहिए। मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का ना होता तो आपको ऐसे बनाना होता, ठीक है। हाँ, नहीं रहेगा ना तो ये तरीका, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो ये तरीका। जय महाकाल जी। हाँ जी, और बताएंगे इसमें, शॉर्ट भी बताएंगे, और भी इसमें चीज़ है। ऐसा ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये बेसिक है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको पता चलिए कि यार ये समकोण त्रिभुज है, तो बस कर्ण के मध्य बिंदु निकाल के आंसर हो जाएगा। और नहीं तो नॉर्मल है, कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप इस मेथड से कर दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस सर, क्लियर। एकदम यही एनर्जी होना चाहिए। नेवी एयरफोर्स में चांस बनेगा इधर से, क्या है कि समय कम देगा, और एनडीए में इधर से भी पूछ सकता है, उधरों से पूछ सकता है, तो आपको दोनों आना चाहिए। चलिए अब आते हैं ऑर्थो सेंटर। अब देखिए इसमें क्या होता है, सब कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑर्थो सेंटर कहाँ है। एक बार फिर से हम चारों मिला के एक बार बताएंगे, सेंट्रोइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर। अभी 3 को कंप्लीट किए, अब समझना ऑर्थो सेंटर क्या होता है। इस बात को समझना, सब कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ऑर्थो सेंटर कहाँ है, लेकिन हम आज ऐसा तरीका बता देंगे कि आपको कंफ्यूजन ना होगा। चलिए ठीक, देखिए आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आईने कि कितना लोग आता है फिर चल जाता है, तो ऐसा नहीं है, आप आराम से पढ़िए। यदि कोई नया स्टूडेंट है तो उसको कम समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, पीछे चलिए, शुरू से देखना शुरू करिए। चलिए, इससे नेवी में पूछा हुआ सवाल है। कौन पूछा हुआ सवाल है वो बताएंगे लास्ट में, सवाल पूछ करके हम बताएंगे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, इसको शीर्ष लंब भी बोलते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि सेंट्रोइड कैसे बनता है, तो कहिए कि सेंट्रोइड है मीडियन के जहां कटेगा, ठीक है। इन सेंटर कब बनता है, तो कहिए कि एंगल के बाइसेक्टर करने से, ठीक है। फिर कहेगा कि बताइए और सरकम सेंटर कैसे बनता है, तो आप कहिएगा कि सर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके। फिर कहेगा सर ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, तो ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, तो कहिए कि कोई ट्रायंगल ले लीजिए, इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, परपेंडिकुलर। अब कितना कन्फ्यूजन हो जाता है कि मीडियन भी तो यही करता है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बीच में कटेगा। जैसे हम ले लिए दूसरा ट्रायंगल, जैसे ये हम ले लें, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर कटे, मिड पॉइंट वही कट करता है जो मीडियन होता है। तो यहाँ एल्टीट्यूड होना चाहिए, इसका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड और इसका एल्टीट्यूड एक दूसरे को जहाँ कट करेगा वही ऑर्थो सेंटर होगा। क्या ये बात समझ में आया? यदि कोई त्रिभुज एबीसी में उसके लंब के अंदर यानी कि परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जहाँ पे कट करता है वो ऑर्थो सेंटर होगा। चलिए कमेंट में सब जवाब देगा। यदि कोई त्रिभुज में उसके एल्टीट्यूड एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट में दीजिए। बुक हम बताएंगे लास्ट में, बुक बताएंगे किससे करना है, एनडीए के लिए कौन सा होगा, नेवी एयरफोर्स के लिए कौन सा होगा। आप पेशेंस तो रखिए, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे भाई। चलिए ठीक है, ऑर्थो सेंटर कब होगा, तो कहिए कि इसका परपेंडिकुलर। अब पिछला वाला में क्या था कि साइड के परपेंडिकुलर, मतलब ये साइड के बाइसेक्टर, मतलब साइड भी आधा होना चाहिए, यानी साइड आधा होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कहता है कि साइड आधा हो या ना हो उससे कोई मतलब ना है, केवल परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस यही बात बोलता है। पिछले वाला में बताएं हमने कि पिछला वाला में सरकम सेंटर, तो साइड के परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, यानी कि साइड तो आधा होना चाहिए भी और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसमें कहता है कि केवल परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस यही चीज अंतर है। चलिए क्लियर है कि नहीं?
लाइट कट गया जो गर्मी बढ़िया है। चलिए क्लियर। चलिए अब समझिएगा इसका क्या है। जैसे देखिए और इसका कैसे पूछेगा एग्जाम में, इसमें एक बार एग्जाम में पूछता, एक बार में पूछेगा, कैसे पूछेगा उसको समझना। अभी बताएं किसी भी ट्रायंगल में उसके परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है वह पॉइंट होता है, क्या होता है भाई, तो ऑर्थो सेंटर होता है। अच्छा ये बताइए सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में अंतर पता चला कि नहीं? अविनाश जी समझ में आया कि नहीं? बेना हाकिए, बेना कहां से लगे भाई? ऑर्थो सेंटर इधर में डिफरेंस पता चला। ऑर्थो सेंटर कहता है कि कोई ट्रायंगल ले लीजिए, इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन सरकम सेंटर कहता है कि कोई ट्रायंगल लीजिए, उसका साइड बाई सेक्टर और परपेंडिकुलर दोनों होना चाहिए, यानी कि दो बराबर भाग में भी डिवाइड भी करना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, वो होता है। चलिए और भी आगे चल के बताएंगे इसमें। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जिस पॉइंट पर होता है 90 डिग्री पर होता है। ये बड़ा नेवी में पूछ दिया था सवाल। सवाल क्या था? अच्छा पहले कॉन्सेप्ट समझिए फिर सवाल क्या होगा वो देखेंगे। तो कहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे 3 को एग्जाम में पूछता है, कहेगा यदि कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ? न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ बात समझना, कहता है यदि कोई न्यून कोण त्रिभुज है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ऑप्शन में दे देगा ट्रायंगल के इनसाइड, फिर कहेगा ट्रायंगल के आउटसाइड, फिर कहेगा ट्रायंगल के जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहाँ। तो यदि न्यून कोण त्रिभुज है मतलब एक कोण 90 से छोटा है, तो मतलब ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। तो इसका ये परपेंडिकुलर, इसका ये परपेंडिकुलर और इसका ये परपेंडिकुलर, तो जहाँ मिला वही ऑर्थो सेंटर हो गया। तो कहेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? तो कहेगा कि ट्रायंगल के अंदर बनता है। अब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो बताइए समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? तो देखिए कैसे होगा ये समझिए। अब देखिए यहाँ पे समझना, इनसाइड होगा, सही है। अब देखिए ये ऑर्थो ही है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री, तो इसका तो परपेंडिकुलर ये होंगी, आइए इस साइड का परपेंडिकुलर होंगे एल्टीट्यूड, और इसका ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हो गया, और इस साइड का इस पे डाल देंगे। तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बना बताइए? बताइए कहाँ बना? यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा? सब कमेंट में जवाब देगा। यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा? बताओ सब। यही नेवी में पूछा सवाल था, कोई दिया होगा इसमें नेवी 2019 का। तो सवाल ये पूछा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? तो कहिए कि सर जहाँ बनता है, जहाँ 90 डिग्री बनता है वहीं ऑर्थो सेंटर बनता है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है। हाँ सही जवाब एकदम। ये सवाल नेवी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, यदि कोई दिया होगा तो उसको पता होगा। अब लेकिन थोड़ा सवाल घुमाते हैं हम। न्यून कोण त्रिभुज में पता चल गया, राइट में पता चल गया, लेकिन ऑब्ट्यूस रहेगा तो क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप नहीं पढ़ के जाइएगा तो नहीं बन पाएगा। ये थ्योरी का सवाल है, कहेगा कि कहाँ से आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में हम करवाते हैं। अब कैसे करवाते हैं हम बताएंगे। तो आप समझ जाना कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वो जो होता है। अब समझना कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अब आपसे हम पूछते हैं बताओ कि अधिक कोण त्रिभुज रहेगा तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? सब लोग अपने दिमाग से लगा के बताओ आंसर कहाँ होगा। यदि कोई अधिक कोण त्रिभुज है, ऑप्शन दिए थे दिमाग होगा तो बना ही देगा। ऑप्शन दिए थे इनसाइड है वो 90 डिग्री, आउटसाइड भी दिए थे एग्जाम्पल। अविनाश जी क्या बोल रहे हैं? आउटसाइड में होगा। हाँ देखिए कैसे होगा, यदि कोई ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो इसका 90 डिग्री होगा से ज़्यादा होगा, तो ये मतलब इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा।
अब देखिए इसका एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ये होगा, ऐसा थोड़े ना कि इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के साथ होता है, तो ये 90 डिग्री रहेगा। अब थोड़े ना कि ऐसे हाइट हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर हमेशा 90। अब देखिए, अब इसको साइड बढ़ा दीजिए, अब इसका साइड इस पर जाएगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा इस पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से ये साइड इस पर परपेंडिकुलर बना देगा, मतलब इसको डॉट लाइन से मिलाइएगा तो ऐसे मिलेगा ये, और इसका ये परपेंडिकुलर अपना खींच दीजिए, ये इसका परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बनेगा। अब इसको डॉट से मिला दीजिए तो ये ट्रायंगल के बाहर बनता है। यदि कोई अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका ऑर्थो सेंटर वो ट्रायंगलवा के बाहर बन जाता है। कई बात समझ में आया, इसको याद रखना है। फिर से समझाते हैं, यदि कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो उसका ऑर्थो सेंटर न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर होगा। यदि समकोण त्रिभुज है तो उसका ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री जहाँ पे बनता है वहीं होगा। यदि कोई अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका ऑर्थो सेंटर बाहर होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब लेकिन सवाल कैसे पूछेगा सर? तो सवाल देखिए, आपसे पूछेगा कि एक कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो हमेशा जो ऑर्थो सेंटर आज तक पूछा है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ दिया है, तो उसको कैसे करेंगे? तो देखिए आगे इसमें हम दिए हैं, न्यून कोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर देख लीजिए अंदर बनता है, और ये आपको ऑर्थो सेंटर यहाँ पे समझ लीजिए ये 90 डिग्री बना, तो इसका ऑर्थो सेंटर 0 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वही उसका ऑर्थो सेंटर। यदि कोई 0 3 है और 3 0 है या 0 0 है तो उसका ऑर्थो सेंटर 0 0 हो जाएगा। आगे समझिएगा, ये हम बताएं अधिक कोण त्रिभुज रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो उसका ऑर्थो सेंटर ये यहाँ पे बनेगा आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। ये चीज बता दिए। अब समझना कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बता दिए कि आउटसाइड बाहर बनता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कहेगा ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस x + y = 1 है और x y = 0 है, तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? सब लोग इसका जवाब देगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा ऑर्थो सेंटर। पहले इसका ट्रायंगल बनाइए, देखिए कौन ट्रायंगल बनता है, तो पहले देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कहाँ बनेगा। बताइए क्या होगा? तो देखिए पहले इसका दी लिख दीजिए, कहता है x + y = 1 और x × y 0। तो ये देखिए, यदि हम x को 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1, तो ये 1 0 1 आ जाएगा। यदि हम y को 0 लेंगे तो x 1, तो ये 1 0, और x y दोनों तो मल्टीप्लाई करने पर 0, तो 0 0, तो ये कोई मूल बिंदु पर हो जाएगा। अब इसको मिला दीजिए तो ये 90 डिग्री बन गया। तो बताइए इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? तो आप कहिए कि ऑर्थो सेंटर 0 0 होगा, तो ए इज द राइट आंसर। लेकिन सवाल कितना सोच रहा है कि सर मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ठीक है भाई कि 0 0 हो जाएगा, लेकिन दूसरा ट्रायंगल रहे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसका भी तरीका है। जैसे उसका एक तरीका ऐसे रहता है, लॉन्ग से बनाइएगा, यदि एल्टीट्यूड है तो ये, इसका एल्टीट्यूड है तो ये, तो आप आगे पढ़िएगा कि इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, जैसे देखिए ए बी सी। अब देखिए बी सी का इक्वेशन निकाल लीजिएगा और ए इसका इक्वेशन निकालिएगा, दिया रहेगा। अब दोनों को परपेंडिकुलर करता है तो दोनों का क्रॉस मल्टीपल -1 होना चाहिए, दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 होना चाहिए, तो वहाँ से निकलेगा। लेकिन वो आगे की चीज़ है, हम स्ट्रेट लाइन में आगे जाकर बताएंगे। लेकिन यहाँ से सवाल केवल पूछेगा तो यही ऑर्थो सेंटर जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वह 0 0 होता है। अब एक और फिर से करवाते हैं कि जो पढ़े हैं सबको एक साथ करते हैं। क्या बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ऑर्थो सेंटर से सवाल जो बेसिक चीज बताए ना उसी से सवाल पूछता है। चलिए ठीक है, एक सबको समझ में आ रहा था, सब लोग लाइक कर दो यार ताकि मोटिवेशनल मिला रहे। अभी जितना लड़का देख रहा है कम से कम उतना तो लाइक होना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है भी तब आप देखते पूछिएगा, अभी बताएंगे। अब देखना मेन ये है एनडीए के लिए
और सीजीएल के मेंस में भी पूछता है इस तरह से। मेन चीज़ ये है, जैसे आप कहिए कि सर ठीक है कि यदि हमसे सेंटरोइड पूछेगा, फिर से बात समझिएगा, इधर सेंटरोइड पूछेगा तो हम कर देंगे कि हाँ x1 + x2 + x3 बटा 3 कर देंगे, अब y1 y2 y3 बटा 3 कर देंगे, ठीक है। हम इन सेंटर भी निकाल देंगे ax1 bx2 cx3 बटा a + b + c और ba by1 b by2 c by3 a + b + c, ठीक है। अब रहेगा कि वो तो हम निकाल देंगे, अब सरकम सेंटर रहेगा तो कहाँ कर देंगे सर कि OA OB OBC के बराबर कर देंगे। लेकिन सर ऑर्थो सेंटर कैसे निकल पाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो खैर कर देंगे कि 0 0 हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल ना रहे तो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका यहाँ समझिएगा। ये बड़ा डीपली कंसेप्ट है, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, पूरा स्टडी करने के बाद मिलता है ये। तो देखिए कहता कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल माने विषम बाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। यदि एक भी भुजा बराबर ना हो तो विषम बाहु त्रिभुज, मतलब ABC ले लिए विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो पहले बताइए सेंट्रोइड कैसे बनता है? तो सेंट्रोइड बनेगा तो हम लिख देते हैं कि सेंट्रोइड बनेगा सर मीडियन इसका मिला दीजिए, तो मीडियन हम मिला दिए, तो मीडियन मिलाइएगा तो ये 2 बराबर भाग में आएगा। अब इसका ये मीडियन हो जाएगा तो ये इसका मीडियन हो जाएगा तो 2 बराबर भाग में। तो बताइए जहाँ पे मीडियन कट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो सेंट्रोइड बोलते हैं। तो मान लेते हैं हम 2 को लिखते हैं, कि 3 को लिखेंगे तो फिगर ज़्यादा हो जाएगा, तो सेंट्रोइड को हम C से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब हमको चाहिए एंगल बाइसेक्टर करके देखते हैं। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर दूसरा कलर से देते हैं। एंगल बाइसेक्टर निकालिएगा तो इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलेगा? तो ये ऐसे जाएगा और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा, तो ये I आ गया, EN सेंटर बन गया, यानी कि आ गया इन सेंटर, EC हो गया जो सेंट्रोइड होगा। अब देख लेते हैं कि इसका एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर किधर जाएगा, तो उस कलर को अलग से कर लेते हैं, दूसरा कलर कर लेते हैं। अब इसका एल्टीट्यूड करेंगे तो देखिए परपेंडिकुलर जाएगा ये, तो ये परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर करते हैं, एक सेकेंड। फिगर को इसमें बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए इसका एल्टीट्यूड निकालिए, अरे यार मिट गया, इसका मिला दीजिए। अब देखिए इसका एल्टीट्यूड लिख दिया, इसका एल्टीट्यूड ये परपेंडिकुलर होगा और इसका एल्टीट्यूड इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री था। जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। एनी साइड नहीं होता, स्केलेन ट्रायंगल की बात बोल रहे हैं। अब इसका ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ये तो O। अब इसमें एक और क्या होता है, सरकम सेंटर, तो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए, तो ये हो गया साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ से ये मिलता है। ये तीनों लाइन को मिलाने पर OCG तीनों लाइन बनता है, ये यूलर्स लाइन बोलते हैं। अब देखिए इस फिगर में आपको बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस बात को समझिए। कहता है कि स्केलेन ट्रायंगल एक विषम बाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर को O और सेंट्रोइड ग्रेविटी टेंसर G और सरकम सेंटर S एक दूसरे को मिलाने पर एक लाइन बनता है, उस लाइन को बोलते हैं यूलर्स लाइन, उस लाइन को बोलते हैं यूलर्स लाइन। और तो दोनों को तीनों है जो 2:1 में डिवाइड करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई स्केलेन ट्रायंगल है, यदि स्केलेन ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर से ग्रेविटी सेंटर और यह सरकम सेंटर, यानी कि ऑर्थो सेंटर ग्रेविटी सेंटर जिसको आप क्या बोलते हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इसी को ना बोलते हैं, और ये सरकम सेंटर, ये तीनों 2:1 में डिवाइड करता है, ये स्केलेन ट्रायंगल में।
और समद्विबाहु त्रिभुज में आपका चारों पॉइंट्स एक के लाइन पर होता है, और समबाहु त्रिभुज में चारों पॉइंट्स एक के पॉइंट पर होता है। नॉट एनी साइड्स आर इक्वल। चलिए ये बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल दिया रहे तो क्या ऑर्थो सेंटर आप निकाल लीजिएगा, अरे ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रोइड तो निकाल ही लीजिएगा, और सर्कम सेंटर निकाल ही लीजिएगा, फिर ऑर्थो सेंटर नहीं निकल जाएगा 2:1 से। देखिए लाइट, इसको बंद, चलिए ठीक है, लाइट ठीक है, हो जाएगा ना, चलिए ठीक। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर है। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि स्केलेन ट्रायंगल में विषमबाहु त्रिभुज में, तो ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर 2:1 में डिवाइड करता है। यदि कोई एनडीए का स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो आप एनडीए के आरएस अग्रवाल का बुक बनाइएगा। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हुआ, लेकिन 2 क्वेश्चन हम और करवाएंगे। आरएस अग्रवाल से आप बनाइएगा। यदि कोई नेवी एयरफोर्स की तैयारी करता है तो या तो हमारे असाइनमेंट कोचिंग के द्वारा असाइनमेंट दिया जाता है, उससे कर लीजिए, या फिर आपको कोई लूसेंट वगैरह बुक है तो उससे प्रैक्टिस कर लिए। अगर नंबर 25 में 25 लाना है आपको तो आरएस अग्रवाल से ही बनाइए। ऐसे याद रखना है कि यदि विषमबाहु त्रिभुज में लिखिएगा कि ऑर्थो सेंटर और ग्रेविटी सेंटर सर्कमफ्रेंस 2:1 में होता है, इस लाइन को यूलर्स लाइन बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज रहता है दुभुजा वाला में, तो चारों पॉइंट्स रहता ना जो एक के लाइन पर होता है, इसमें इन सेंटर है ना लिखे, चारों एक ही लाइन पर होता है। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में एक के पॉइंट पर यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही ग्रेविटी सेंटर होगा, यही सर्कम सेंटर होगा, यही इन सेंटर हो जाता है। तो ये सब सीजीएल में या आप ज्योमेट्री में पढ़िएगा ना तो वहाँ हम बता देते हैं। चलिए क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, हम इससे 20 को क्वेश्चन सेट किए हैं। वो 20 क्वेश्चन आप बनाना है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा या टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से सॉल्व करना है। लेकिन हम उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो सब लोग यस करेगा। 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बताते हैं, इसको समझिए। मेन चीज ये चीज है, इसको समझिएगा। यदि कोई त्रिभुज एबीसी में दिया है, अब देखिए यदि कोई त्रिभुज एबीसी में, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है, और एबीसी में उसके मध्य बिंदु दे दिया, मिड पॉइंट्स का नियामक दिया है, इसका मध्य बिंदु दिया है, इसके मध्य बिंदु दिया है और इसका मध्य बिंदु दिया है। मिड पॉइंट दिया है 4 और 2, और इसका मध्य बिंदु दिया है 3 और 5, और इसका दिया है 2 और 4। तो आपसे पूछेगा कि बताइए ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर? ये मेन चीज है। लेकिन इसको आप कैसे करेंगे? तो कितना क्या करता है, x1 y1 मानता है,
इसको x2/2 मानता है और इसको x3/3 मानता है। फिर करेगा कि x1 + x2 बटा 2 बराबर 4, फिर y1 + y2 बटा 2 बराबर 2, इक्वेशन 1 2, फिर इसको 3, फिर 4, 3 दूना 6 गो इक्वेशन आएगा। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो इसका कंसेप्ट समझिए, एकदम देखिए कि आंसर हो जाएगा 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 2 7, 4 2 6 में से गया 3, 2 और 4 6 में से 5 गया 1, इसका साइड 3,1 आएगा। और इसका निकालना रहे आपको, तब क्या करिए, ई दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 7, 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 होगा, फिर 5 और 2 7, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, तो 5,3। फिर इसका निकालना रहे तो 3 2 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, फिर 4 5 9, 9 में से 2 गया 7, तो 1 7 इसका कोऑर्डिनेट सब निकाल दीजिएगा। दिखाई नहीं दे रहा है भाई? फिर से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, जैसे ये समझिए, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेट मान लिया जाए कि है, मान लीजिए 2 और 4 है, इसका 3 और इसका 3 मान लीजिए, इसका मान लीजिए कि 6 8 है, इसका है 2 और 6। अब इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो आप कहिए कि इसका मिड पॉइंट है, तो कहिए कि 6 और 2 8, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है DEF। तो आप कहिए कि 4 और 2 6 और 2 8, 8 बटा 2 मतलब 4, और 4 8 12 6, तो क्या डी का कोऑर्डिनेट 4 6 आएगा कि नहीं? ठीक है, 4 6 आएगा, ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है। तो 6 और 2 8, 8 के आधा 4, 8 6 14, तो 4 ही 7 आएगा। फिर ये एफ निकालना है, तो 4 2 2, ये 2 आ जाएगा, और 6 4 10, 2 5 आ जाएगा। तो एफ का कोऑर्डिनेट 2,5 आ जाएगा। अब लेकिन आपको मिड पॉइंट दिया रहे तो पहले ऊपर वाला कैसे निकालते हैं, इस बात को समझना है। मेन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्या आवाज क्लियर है कि नहीं? सब लोग कमेंट करें, रिप्लाई दें। अब मिड पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे निकालना है, देखिए ई 2 मिड पॉइंट्स है, तो इसका निकालना है। तो क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 4 2 6, और 6 में से ये वाला घटा दीजिए, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 है ये ऑलरेडी। ठीक है, अब और समझना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? यस या नो करिए ना। जब मध्य बिंदु दिया रहे ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालना ये हम बताना चाह रहे हैं। मध्य बिंदु दिया रहेगा तो क्या करना देखना, इसका निकालना 4 2, तो लिखिएगा 4 2 6, और 6 में से ही सामने वाला जो मध्य बिंदु इसको घटा दीजिए, तो 6 4 2 6 में से 4 जाएगा तो 2, देखिए 2 ऑलरेडी है। फिर 6 6 5 11, 11 में से 7 आ जाएगा तो 4, तो 2 4। फिर उसी तरह से इसको निकालना है, तो ई दोनों को करिए, तो 4 4 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर 7 6 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ऑलरेडी है। यदि हम इसका निकालना चाहते हैं तो ई दोनों को करिए, 4 2 6 और -4, तो 2 आ जाएगा। 7 5 12 में से 6 जाएगा तो 2 6 आ जाएगा। तो यही तुम्हारा आंसर था। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। तो एक और सवाल करते हैं। इस तरह का सवाल रहेगा तो कुछ नहीं करना, इसका मिड पॉइंट्स दिया रहे, तो मिड पॉइंट दिया रहेगा ये मिड पॉइंट, तो इसका निकालना है तो ई दोनों को जोड़ देना, इस वाला घटा देना। हमको ये निकालना है तो ई दोनों को जोड़ देना, ई वाला माइनस कर देना, बस उसी कर दिया, आंसर आ गया।
चलिए ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? ये समझ में आया? चलिए ठीक है। एक चीज और, एक बार और बताते, ठीक, एक बार और बात समझ ही लीजिए, एक बार समझिए, आप खुद से इसका आंसर बताइएगा। ए है, ये बी है और ये सी है। मान लेते हैं ये कितना था जी, पता नहीं कितना था, इसका तो निकालना है, इसका मिड पॉइंट आपको दे दिया है, इसका कितना लाया था पता नहीं कितना था। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, 2 4 लिख दीजिए, 6 3 लिख दीजिए, और इसको 2 और 5 लिख दीजिए। तो बताइए ए और बी सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कैसे निकालिएगा यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान देना कैसे निकलेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, हमको ए का निकालना है, तो क्या करिएगा, ई दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 2 4, और 4 में से 6 को घटा दीजिए, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2, तो ये -2 आएगा। फिर क्या करना, 4 और 5 9, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो -2 और 6 हो जाएगा इसका। अब हमको इसको निकालना है, तो ये दोनों को करना, दूर वाला को माइनस करना, तो 6 व 2 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 3 4 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2। फिर हमको इसको निकालना है, तो ये दोनों करिए, ये वाला घटा दीजिए, तो 2 और 6 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 5 3 8 में से 4 जाएगा तो 4। ये आ गया कोऑर्डिनेट आपका। अब देखिए करिए, 6 में से 2 जाएगा, 4/2 मिड पॉइंट आ जाएगा, ये भी मिड पॉइंट आ जाएगा, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसी तरह से कर दीजिएगा। एक और सवाल लास्ट है, उसको समझिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्लियर है कि ना? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक सवाल और करिए जो अच्छा सवाल है। चलिए इसका बनाना है, इसको ट्राई करिए। चलिए इसको समझिएगा कि कहता है यदि क्वाड्रेट्रल है, यदि यह क्वाड्रेट्रल है, अरे यार, यदि ये क्वाड्रेट्रल रहेगा तो उसका एरिया कैसे निकालना है। कहाँ चल गए? यदि क्वाड्रेट्रल दिया रहेगा तो उसका एरिया कैसे निकालिएगा। जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, तो इसका मान लेते हैं x1/1 है, और इसका x2/2 है, और इसका x3/3 है, और ये x4/4 है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया आप लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना देते हैं, इसका एरिया निकाल के इसका जोड़ते हैं। तो उतना ना करना, शॉर्ट में क्या करना कि जैसे बताया था कि x1 लिख दीजिए, x1/1, x2/2, x3/3, फिर x4/4, ऐसे लिख दीजिए। अब मान लेते हैं ये शुरू किए हैं x1/1 से, तो इसको x1/1 फिर से लिख दीजिए। फिर कुछ करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, हाफ तो लगा रहेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1/2 प्लस x2/3 और प्लस x3, ये x ये हो गया x3, ये x4 है, x3/4 और प्लस x4/1, माइनस करिएगा इधर y1 x2 माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा y2 x3, फिर होगा y3 x4 और माइनस x1/4।
इसका एरिया निकाल के आप जोड़ दीजिएगा तो क्वाड्रेट्रल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह का रहेगा तो आप इसका क्वाड्रेट्रल एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, सबको 4 बार 4 लिख दीजिए। हम जो शुरू किए इसी को लिख दें, है ना। तो याद करना चाहते x1 by 1, x1 x2 x3 x4, फिर एक ज़्यादा है by 2 by 3 by 4 by 1, फिर by 1 by 2 by 3 by 4, अब x2 x3। इसका एरिया निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट क्वाड्रेट्रल का एरिया निकलेगा। पेंटागन भी दिया रहेगा ना तो सबको ऐसा ही 5 बार लिख के जिससे शुरू किए उसको आगे लिखिए, जल्दी में एरिया निकलता है। क्या बात समझ में आया सबको? आप समझिएगा, आपको हम PDF 20 से 22 क्वेश्चन का मिलेगा, टेलीग्राम पे मिले या नीचे 17 यूनिट्स कि 17/2 यूनिट्स, 17/2 उधर का आएगा। तो आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए कुछ क्वेश्चन। अब बाकी आपको जो मन करे बुक जो बनाइए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है, सब बन जाएगा। यदि कोई NDA का तैयारी कर रहे हैं तो वो आप NDA का RS अग्रवाल का बुक बनाएं। यदि कोई नेवी एयरफोर्स का तैयारी करते हैं तो आपको 25 में 25 मैथ लाना है तो नेवी RS अग्रवाल वाला ही बनाएं। नहीं तो जो जिसका बेस कमजोर है तो या तो असाइनमेंट यहाँ के द्वारा दिया गया है, यदि जो आपको कोचिंग के द्वारा दिया जाता है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। बाकी जो कितना लोग होता है कि आप लूसेंट बनाते हैं तो लूसेंट बनाइए, टेलीग्राम पे भेज देंगे और या तो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ये ट्रायंगल निकालने वाले हम बताए थे 3 को, वहीं से शुरू करना है ये एरिया। क्लियर है यहाँ तक? कल क्लास बंद रहेगा। हाँ, कल इंडिपेंडेंस डे है तो कल क्लास बंद रहेगा। अगले क्लास हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन से, मतलब ये एक चैप्टर खत्म हुआ, 1 नंबर का सवाल आपका क्लियर है। अरिहंत के कोई बुक से आप बनाइए ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर, आपको पूरा बनेगा। पहले हम 20 सवाल दिए, उसको बनाने के बाद जो नोट्स बताएं उसको 2 बार बनाने के बाद। क्लियर है? किसी को कुछ में डाउट है तो पूछ सकता है। इधर वाला ही तो माइनस हो जाता। हो गया क्लियर यहाँ तक? ये चीज़ समझ में आया सबको? ये चीज़ बताइए तो हमको कम लग तो नहीं रहा कि ये चीज़ कैसे 4 वो डायरेक्ट एरिया निकाल देते हैं, ये समझ में आया? नोट्स भी मिल जाएगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन उधर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा, उस सब आपको पूरे में पूरे नंबर लाना है तो जितना बताएं उतना कैप्चर कीजिएगा। ये हम ट्रायंगल में बताए थे, देखिए 1 मिनट में हो जाएगा, आप समझिएगा। इधर जैसे ये समझिए, यदि कोई ट्रायंगल है x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3, इसका एरिया निकालना तो हाफ लिखिएगा। पहले लिख दीजिए ऐसे x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3। यदि आप x1 by 1 से लिखे हैं तो इसी को 2 बार लिखना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, x1 by 2 प्लस x2 by 3 प्लस x3 by 1, फिर माइनस में लगाइए by 1 x2 माइनस by 2 x3 और माइनस by 3 x1। ये आपका एरिया निकाल के दे देगा ट्रायंगल का। यदि ऐसा ही क्वाड्रेट्रल में रहे, 4 को रहे तो 4 बार उसको लिखना, x3 x4 बटा बाई 4, और जो जिससे लिखे हैं उसी को 2 बार लिख देना। फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ना, इधर से घटा देना, हाफ कर देना, क्वाड्रेट्रल का एरिया आ जाएगा। फिर वैसा ही आपको पेंटागन पूछेगा तो 5 बार लिखिएगा, फिर अगला को 1 बार और लिख दीजिए, बस हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे आप जानते हैं वैसे करिए ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं।
चलिए यहाँ तक क्लियर है। हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिलेंगे और स्ट्रेट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज आपको कुछ PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप सवाल को सॉल्व करिए। बाकी आपको कोई भी सवाल रहे तो आप क्वेश्चन दे दीजिए। सब चलता है। दीपक कुमार, आपका किसी को इंक्वायरी मतलब कुछ पूछना है तो आपका नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर कॉल करिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय हिंद। इंडिपेंडेंस डे का सभी को वेलकम एडवांस में। कल क्लास नहीं रहेगा, सोमवार से हम फिर मिलते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और सब लोग इस लेक्चर को लाइक और पसंद कर, बाकी आपका काम है इस लेक्चर के साथ क्या करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।